Today we are going to discuss a new topic, and name of this topic is idioms. And uh, what's the meaning of idioms? And idiom is an expression or a group of word which has a different meaning from the dictionary meaning of the individual words. That's the definition. You can see here. Definition is also written here. So basically, idioms are a combination of some words, and it shows a different meaning than the word you can see in the idiom. idioms में आप जो भी वर्ड्स देखेंगे उससे उसकी मीनिंग थोड़ा हटकर ही होती है. इनको हिंदी में मुहावरे कहा जाता है. आपने हिंदी में मुहावरे पढ़े होंगे, उन्हीं को इंग्लिश में idioms कहा जाता है. एंड these words are helpful for us to write in or these words try to do the work of beautification, especially in a poem, and whenever we use these or such kinds of idioms are given in this exercise or in this chapter. जब भी हमें ऐसे idioms दिए जाते हैं, मुहावरे दिए जाते हैं, तो ये हमारे जो साहित्य होता है, लिटरेचर होता है, इसको ब्यूटिफाई करने का, यानी कि उसको और सुंदर बनाने का कार्य करता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड ऑल दीज idioms one by one. First one is explore all avenue. Whenever you do your best, or you try, or you try to put your effort and you try to do your best, the same condition is called explore all avenue. Try out everything possible to get a result or solution. यानी कि हर वो काम करना जिससे कि आपका रिजल्ट और सॉल्यूशन मिल सके. Whenever you do your best, यानी कि हर संभव कोशिश करना को यहाँ पर कहा जा सकता है explore all avenue. For example, my friend explored all avenue and got a better result. मेरे मित्र ने जो है अच्छा प्रयास किया और एक अच्छा रिजल्ट उसको मिला. सेकेंड वन इज वर्ड्स ऑफ अ फेदर. इट मीन्स पीपल विथ सिमिलर टेस्ट और बिहेवियर. यानी कि जब एक जैसे लोग साथ आ जाते हैं तो उनको कहा जाता है पीपल विथ सिमिलर टेस्ट और बिहेवियर, यानी कि वर्ड्स ऑफ अ फेदर. नाउ नंबर थर्ड वन इज एट अ स्नेल्स पेस, यानी कि जिसको कहते हैं बहुत धीमी रफ्तार से या कछुए की चाल से, वही मुहावरा है ये. एट अ स्नेल्स पेस, वेरी स्लोली. यू कैन नॉट डू दिस वर्क एट अ स्नेल्स पेस, यानी कि तुम इस काम को नहीं कर सकते अगर तुम इतने धीमे करोगे. यू कैन नॉट कंप्लीट दिस वर्क एट अ स्नेल्स पेस. दैट्स द एग्जाम्पल. Next one is let the cat out of the bag. Another one is let the cat out of the bag. यानी कि कैट को जो है बैग से बाहर आने दो. यानी कि इसका मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट, यानी कि सीक्रेट किसी भी बात को उजागर करना या किसी भी सीक्रेट बात को बाहर निकालना या उजागर करना, उसको कहते हैं टू रिवील अ सीक्रेट. यानी वी कैन यूज एन इडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. You can also use these idioms in different sentences or according to the condition. अगर कहीं पर भी सीक्रेट उजागर होने की बात हो रही है तो आप इसको यूज कर सकते हो. You can directly say let the cat out of the bag and then wait and watch. यानी कि रहस्य को उजागर होने दो, उसके बाद देखो क्या होता है. Next one is go to the dogs. It means ruin oneself और बी रुइन. जब कोई भी चीज़ बर्बाद हो जाती है, कोई कुछ बर्बाद हो जाता है या कोई व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है गो टू द डॉग्स. लेट हिम गो टू द डॉग्स, यानी कि अगर वो नहीं चाह रहा है, वो नहीं चाहता सही रास्ते पर आना, उसे बर्बाद होना है, तो लेट हिम गो टू द डॉग्स. वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि ईद का चांद जो कभी कभार दिखता है. यानी कि ईद रोज रोज तो आती नहीं है, कभी कभार ही आती है, तो उसके हिसाब से वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि ईद का चांद, वेरी रेयरली. आई हैव सीन माई फ्रेंड आफ्टर 5 months. Now he
we can use this idioms for explaining this condition that you can see him, you can see my friend once in a blue. मैंने अपने फ्रेंड्स को 5 महीने बाद देखा, तो मैं उसके लिए कह सकता हूँ you can see him once in a blue moon. यानी कि बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर नज़र आता है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है. और भी कोई चीज़ हो, यू कैन यूज़ इट फॉर अ थिंग ऑल्सो. किसी चीज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. लीड अ डॉग्स लाइफ, एक डॉग्स का वर्ड आपने पहले भी यूज़ किया क्या था, एक और फिर से यहाँ पर है लीड अ डॉग्स लाइफ. यानी कि डॉग जहाँ पर भी यूज़ किया जाता है वहाँ पर प्रॉब्लम के लिए या फिर समस्याओं के लिए यूज़ किया जाता है. सो हैव एन अनहैप्पी लाइफ विथ मैनी ट्रबल्स. अगर आपकी लाइफ अनहैप्पी चल रही है और बहुत सारी उसमें समस्याएं हैं, तो उसको कह सकते हैं लीड अ डॉग्स लाइफ. राइट नाउ आई एम लीडिंग अ डॉग्स लाइफ. यानी कि अभी मैं जो है काफ़ी समस्याओं और काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहा हूँ. यू कैन ऑल्सो यूज दिस इडियम्स इन अ सेंटेंस. अगर आप सेंटेंस में इसको कहना चाहते हो, सेंटेंस की सहायता से इसको कहना चाहते हो, देन यू कैन से इन दिस वे. अगर ये कहना चाहते हो तो कैसे कह सकते हो, राइट नाउ माई फ्रेंड इज लीडिंग अ डॉग्स लाइफ. इस समय पे मेरा जो मित्र है वो बहुत ही मुश्किल और समस्याओं से भरी हुई जिंदगी जी रहा है. नाउ नेक्स्ट वन इज रेन कैट्स एंड डॉग्स. कैट्स एंड डॉग्स ये तब कहा जाता है जब काफ़ी तेज मूसलाधार बारिश होती है, तो उसके लिए कहा जाता है रेन हैविली. टू फील अंडर द वेदर, यानी कि जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट वेल एंड यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल समवेयर, देन यू कैन से दैट आई एम फीलिंग अंडर द वेदर. मैं फील कर रहा हूँ कैसा, बहुत मुश्किल फील कर रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ. नॉट टू फील वेल. अगर आप अच्छा फील नहीं करते तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो. अ डार्क हॉर्स. डार्क हॉर्स यूज़ किया जाता है अ पर्सन हुज एबिलिटी आर हिडन और अननोन, जिसकी हम योग्यता को या तो छुपी हुई है उसकी प्रतिभा, या फिर उसकी प्रतिभा अभी तक किसी ने पहचानी ना हो. सो यू कैन यूज़ इट फॉर अ न्यू स्पोर्ट्स पर्सन. कोई नया नया खिलाड़ी आया, यू कह सकते हो ही इज़ अ डार्क हॉर्स, यानी कि इसकी प्रतिभा अभी छुपी हुई है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है. सपोज यू सी वन a new student in your class, then you can say and you are not aware about it and you see or you observe. अगर आप ऑब्जर्व करते हो और उसको आपको लगता है कि इसके अंदर काफ़ी टैलेंट हो सकता है, उसकी एबिलिटीज हिडन आपको लगती हैं उसको देख करके, तो देन यू कैन से ही इज अ और शी इज अ डार्क हॉर्स. नेक्स्ट वन इज लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ. इफ़ यू आर इन बैड कंडीशन एंड यू हैव नॉट इनफ मनी टू सर्वाइव, बहुत गरीबी में जी रहे हो, एंड यू लिव पुअरली फ्रॉम डे टू डे, यानी कि तुम गरीबी के दिन बिता रहे हो, एक के बाद एक मुश्किल दिन बिता रहे हो, तो उसको कहा जाता है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ. वी कैन यूज इट लाइक सुदामा लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ व्हेन he left his टीचर्स आश्रम और शांतिपनीज आश्रम. जब सुदामा ने उनके गुरु का आश्रम छोड़ा था, तो उसके बाद में काफ़ी मुश्किलों से उसको जीवन बिताना पड़ा था. तो द सेम थिंग यू कैन मेंशन बाय यूजिंग दिस इडियम्स. नाउ नेक्स्ट वन इज द लायंस शेयर, यानी कि लायंस का शेयर यानी कि शेर का हिस्सा, यानी कि बड़ा हिस्सा बड़ा भाग. तो इसको कहा जाता है लार्जर और द लार्जेस्ट पार्ट. नाउ सपोज you have something and you have something to eat and you are the leader of that group and you always try to take lion's share, then you can say keep a lion's share for our leader, कि हमारे लीडर के लिए जो है एक बड़ा हिस्सा रख दो. तो उसके लिए कहा जाता है कीप द lion's share. Now next one is keep the wolf from the door, or we can say earn enough to eat or live. अगर आप अच्छा कमा लेते हो खाने के लिए और रहने के लिए, then you can use this idioms keep the wolf from the door. Keep an
आई ऑन, यानी कि किसी पर नज़र रखने को जो है कहा जाता है वॉच, यानी कि किसी को आप नज़र रखे हो किसी पर और आप उस पर नज़र गड़ाए बैठे हो कि वो क्या करता है, उसकी एक्टिविटीज़ पर आप डेली ध्यान देते हो, तो कीप एन आई ऑन. आई हैव अ डाउट ऑन माई नेबर, सो आई केप्ट एन आई ऑन, मैंने अपनी एक आंख खुले हुए रखी थी. आई हैड अ डाउट ऑन माई नेबर, दैट्स वाई आई केप्ट एन आई ऑन, मुझे अपने पड़ोसी पर शक था इसलिए मैंने उस पर नज़र रखी है. टर्न अ डफ ईयर टू somebody or something means ignore or refuse to listen to somebody or something. आप जब किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते और किसी चीज़ को सुनना नहीं चाहते या सुनते नहीं हो तो उसको लिए कहा जाता है टर्न अ डफ ईयर टू somebody or something. My friend came to me and he explained a plan and it was useless for me, so I turned a deaf ear to his plan or to my friend. इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो कि मैंने अपने फ्रेंड के जो उसकी बेकार सी प्लानिंग थी किसी चीज़ को लेकर के, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, सो आई टर्न टफ ईयर टू माई फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर समबडी और समथिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट वन इज स्मेल और रैट. इसको कहते हैं ना जैसे कि आप किसी विपत्ति को पहले से भांप लेते हो या आपको लगता है कि दाल में कुछ काला है, तो उस सेंस में इसको यूज़ किया जाता है. हैव अ फीलिंग दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, जब आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, देन यू कैन यूज स्मेल अ रैट. आई सेव्ड माई लाइफ और आई सेव्ड माई फ्रेंड्स लाइफ बिकॉज आई स्मेल अ रैट. मैंने स्मेल कर लिया था, आई हैड स्मेल अ रैट. तो जो है स्मेल कर लिया था रैट को, यानी कि मैंने परिस्थिति को भांप लिया था. सो दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इट आई कुड सेव माई फ्रेंड्स. नाउ नेक्स्ट वन इज पुल समबडीज लेग. किस कहते हैं ना टांग खींचना. द सेम थिंग इज हियर. मेक फन ऑफ समथिंग इन अ प्लेफुल वे, यानी कि आप किसी के साथ मजाक करते हो, मजाकिया तरीके से आप किसी के साथ किसी की टांग खींचते हो, तो उसको कहा जाता है पुल समवन्स लेग. व्हेन माई फ्रेंड came to me, I pulled his leg. Somebody की जगह पर his leg भी किया जा सकता है. और in the parliament one leader of opposition party pulled the leg of ruling party. Pulled ruling party's leg, ये भी हो सकता है यहाँ पर. You can use it according to your convince. Now turn over a new leaf. Turn over यहाँ पर पलटने से मतलब होता है, but according to the idioms start to behave in a better way. आप अच्छे तरीके से बिहेव करोगे तो उसको कहा जाता है turn over a new leaf. I met my friend after 2 months, so he turned over a new leaf. He turned ओवर और न्यू लीफ, यानी कि उसने मुझसे इस बारी नए तरीके से व्यवहार किया, यानी कि उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं था. नाउ अ हार्ड नट्स टू क्रैक, यानी कि जब कोई बहुत मुश्किल काम आपको मिल जाता है तो उसको कहा जाता है अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि जो कोई मुश्किल काम होता है उसके लिए कहा जाता है अ हार्ड नट टू क्रैक. अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है और वो काफ़ी डिफिकल्ट है सॉल्व करना, उसको बहुत मुश्किल है, देन यू कैन से इट्स डिफिकल्ट टू सॉल्व. नाउ नेक्स्ट वन इज लूज हार्ट. जब आप किसी चीज़ के लिए अपना मतलब आपका दिल जो है काफ़ी डूब जाता है गम में, देन यू कैन से लूज हार्ट, यानी कि लूज होप, यानी कि जब आप आशा की उम्मीद मतलब आपकी जो खत्म हो जाती है तो उसको कहा जाता है लूज होप. और बिकम डिस्करेज मीन्स, और लूज हार्ट मीन्स लूज होप और बिकम डिस्करेज्ड. माई फ्रेंड और all my friends lose their heart whenever they face a difficult situation. मेरे जितने भी दोस्त हैं वो अपने क्या कहते हैं होप खो देते हैं, आशा खो देते हैं जब भी वो विषम परिस्थितियों को या डिफिकल्ट कंडीशंस को फेस करते हैं, तो वो डिस्करेज हो जाते हैं और अपनी होप को यानी कि अपनी आशा जो है अपनी उम्मीद को खो देते हैं. नेक्स्ट वन इज ब्लैक एंड वाइट. ब्लैक एंड वाइट होता है जब भी आप कोई रिटर्न में कोई चीज़ लेते हो, सपोज कोई भी आप लीगल काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपको रिटर्न में चाहिए, सो आई रिक्वेस्टेड
my owner to give that paper in black and white, or give proof इन ब्लैक एंड वाइट. मुझे प्रूफ देने के लिए बोला, तो मैंने उससे बोला कि आई वॉन्ट दिस प्रूफ इन ब्लैक एंड वाइट. मुझे ये प्रूफ किस में चाहिए? ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, और इन रिटर्न, मुझे रिटर्न में चाहिए ये. यानी कि कोई चीज़ आप लिख करके लेते हो तो उसको ब्लैक एंड वाइट कहा जाता है. और रेड लेटर डे, यानी कि कोई भी दिन जो आपने बहुत अच्छा बिताया हो, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे हो, उसको कहा जाता है रेड लेटर डे, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट डे. और वेरी इंपॉर्टेंट डे और हैप्पी डे दैट विल ऑलवेज बी रिमेंबर, जो दिन बहुत याद रखा जाएगा, उसको रेड लेटर डे कहा जाता है, जिसको आप लाल अक्षरों से लिख सको. नेक्स्ट वन इज ब्लो हॉट एंड कोल्ड अबाउट समथिंग. इसका मतलब होता है चेंज वंस ओपिनियन दैट समथिंग ऑफन, यानी कि जो विचार किसी का हुआ करता था उसको, जो अपने विचारों को जो है बदल देता है, जो मतलब हमेशा समय समय पर अपने विचारों को जो है बदलता रहता है परिस्थिति के हिसाब से, तो उसको कहा जाता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड. यानी कि कंडीशन यानी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, इफ यू चेंज योर ओपिनियन, योर थॉट और योर व्यूज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम और अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, देन इसको कहा जाता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड. नाउ नेक्स्ट वन इज कैच समबडी रेड हैंडेड. ये तो कहा भी जाता है रंगे हाथ पकड़े जाना. सेम थिंग इज हियर, कैच समबडी इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग. अगर किसी को आप गलत करते हुए पकड़ लेते हो, सो माई फ्रेंड वॉज चीटिंग इन द एग्जाम, सो द एग्जामिनर कॉट हिम रेड हैंडेड. उसको कैसे पकड़ लिया? रेड हैंडेड. यहाँ पर somebody की जगह पर हिम आ जाएगा. माई टीचर कॉट हिम रेड हैंडेड, मेरे टीचर ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, यानी कि चीटिंग करते हुए पकड़ लिया. बी इन और गेट इन टू हॉट वाटर. बी इन और गेट इन टू हॉट वाटर. सो बी इन ट्रबल, यानी कि हॉट वाटर यहाँ पर सिंबल है ट्रबल का, यानी कि कभी भी कोई समस्या आती है तो उसके लिए यूज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ माई फ्रेंड इज इन टू हॉट वाटर, सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट ही कुड नॉट कम. वो बहुत ही समस्या से जूझ रहा है तो इसलिए वो नहीं आ सका. इन द पिंक ऑफ हेल्थ, जब आप कि फिजिकल कंडीशन यानी कि जो आपकी हेल्थ होती है बहुत अच्छी होती है, तो उसको कहा जाता है इन पिंक ऑफ हेल्थ, मीन्स एक्सीलेंट फिजिकल कंडीशन. he won my friend won all the games because he is in the pink of health, or his health or his physical condition is excellent, so just because of it he could get first position, or he could won all the competition. Now next one is see the red light. See the red light होता है, रेड लाइट आपको पता ही है, डेंजर का साइन होता है रेड. सो सी डेंजर इन टाइम, यानी कि समय पर जो आप खतरे को भांप लेते हो तो उसको कहा जाता है सी द रेड लाइट. व्हेन आई विजिटेड माय फ्रेंड, ही वाज outside his home, so I saw the red light because he was crying. वो रो रहा था, मैंने उसके घर के बाहर देखा तो वो घर के बाहर बैठा हुआ था, रो रहा था. सो आई फेल्ट दैट, और आई सॉ द रेड लाइट. मैंने क्या देखा उस समय पर? रेड लाइट देखा, यानी कि मैंने वो देख लिया था कि जो खतरा वो वहाँ पर ऑलरेडी आ चुका था. अ स्टॉर्म इन अ टी कप. टी कप बहुत छोटा होता है, स्टॉर्म तूफान बहुत बड़ा होता है. तो लेट a lots of anger in of worry about something in it is not important. अब एक कप में स्टॉर्म कैसा आ सकता है, तूफान कैसा आ सकता है, तो इसीलिए कहा गया है अ स्टॉर्म इन अ टी कप. यानी कि जब कभी भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा या बहुत ज़्यादा चिंताएं हो किसी चीज़ के लिए जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अननेसेसरीली आप उस टेंशन को ले रहे हो या गुस्सा हो रहे हो या चिंता है आपको, तो उसको कहा जाता है अ स्टॉर्म इन अ कप. यू कैन से don't worry about your problem, it's a storm in a teacup. तुम इतना चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कुछ नहीं है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारी समस्या जो है. सो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टीकप. ये तो सिर्फ एक ऐसी समस्या तुम फेस कर रहे हो जिसकी कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, यानी कि इतनी मुश्किल नहीं है ये. break the ice. Whenever you meet someone, at the time you
टू ब्रेक द आइस। उस समय पर आपको ब्रेक द आइस करना पड़ता है, यानी कि आपको जो है अपनी बातें स्टार्ट करनी पड़ती हैं। बी फ्रेंडली विद द पीपल दैट डू नॉट नोन बिफोर, जिनको आप पहले नहीं जानते थे उनके साथ आप जब फ्रेंडली हो जाते हो या उनके साथ आप फ्रेंडली बिहेवियर करते हो तो उसके लिए कहा जाता है ब्रेक द आइस। बाय हुक एंड क्रुक, माई फ्रेंड वॉन्टेड टू विन दैट कॉम्पिटिशन बाय हुक एंड क्रुक। मेरा जो दोस्त था वो जो कंपटीशन को था वो किसी भी तरीके से जीतना चाहता था, उसको हुक एंड क्रुक कहा जाता है। सामदान दंड भेद वाला हिसाब है, उसके हिसाब से इसको कहा जाता है बाय हुक एंड क्रुक। बाय सम मीन्स और अदर, किसी भी तरीके से, बाय मीन्स और अदर, बाय एनी मीन पॉसिबल, किसी भी तरीके से जो तरीका आपका पॉसिबल हो, संभव हो, उस तरीके से आप उस काम को करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल द बिजनेसमैन वांटेड टू गेट द टेंडर बाय हुक एंड क्रूक, यानी कि जो बिजनेसमैन था वो उस टेंडर को प्राप्त करना चाहता था चाहे वो कैसे भी मिले। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ऐसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि जब आप खुद की तारीफ करते हो तो उसको कहा जाता है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। प्रेज वंस ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट, जब आप अपनी ही बातों को हाँकते हो और अपनी ही चीज़ों को बड़ी बड़ी बताते हो तो उसको कहा जाता है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी कि अपनी ही बातें करना और बड़ी बड़ी डींगे हाँकना अपने बारे में, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कहते हैं उसको, तो इसी को कहा जाता है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। आई डिड नॉट लाइक सच पीपल दोज हु ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट, और दोज हु ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, जो अपने ही बातें जो है बड़ी बड़ी करके बताते हैं उनको मैं पसंद नहीं करता। नेक्स्ट वन इज द फिश आउट ऑफ वाटर, अगर फिश पानी से बाहर आएगी तो मुश्किल हो जाएगी, तो इसको कहा जाता है अनकंफर्टेबल। Whenever you feel uncomfortable, you can use a fish out of water. A person who feels uncomfortable and awkward because he or she is surrounding that not familiar, जिस परिस्थिति को उन्होंने पहले फेस न किया हो उसको कहा जाता है a fish out of water. This condition is like a fish out of water. ये कंडीशन ऐसी है कि जैसे कोई मछली पानी से बाहर, तो मतलब ये उसके लिए ऑकवर्ड या फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। इन अ लॉन्ग रन, इसको कहा जाता है लॉन्ग ड्यूरेशन और लॉन्ग पीरियड के लिए, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इन द एंड, या फिर एंड की बात कहो या फिर इन द एंड कहो या फिर ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय की बात कहो तो उसके लिए आ जाता है इन अ लॉन्ग रन। नेक्स्ट वन इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जब कोई काम मुश्किल होता है बहुत, जिसको कहते हैं मतलब बहुत आसान काम है, सो इट्स अ बेड ऑफ रोजेस, अगर ये बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। I can defeat 5 wrestlers in a day. It's a bed of roses for me. मेरे लिए बहुत आसान काम है और बहुत मेरे लिए इजी काम है, तो उसके लिए कहा जा सकता है इट्स अ बेड ऑफ रोजेस फॉर मी। आपके लिए काम जो बहुत आसान हो, आई कैन क्लाइंब ऑन दिस माउंटेन, इट्स अ बेड ऑफ रोजेस फॉर मी। अगर आप कहते हो कि नहीं है तो कह सकते हो इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यू कैन नॉट क्लाइंब ऑन दिस माउंटेन, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू और फॉर एनीवन टू क्लाइंब ऑन दिस माउंटेन। तो इसका मतलब होता है कि जो बहुत, अगर नॉट लगाते हो तो जो बहुत इजी ना हो और जो बहुत ही ज़्यादा खुश ना करने वाली सिचुएशन हो उसको कहा जाता है नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अगर आप काम को आसानी से कर सकते हो तो आप कह सकते हो इट्स अ बेड ऑफ रोजेस, अगर नहीं कर सकते नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि किसी भी काम को आप बहुत जल्दी से और विद अ ग्रेट रेट करते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हो तो उसके लिए कहा जाता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बहुत जल्दी से किसी काम को करते हो और बहुत ज़्यादा करते हो तो उसको कहा जाता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट वन इज एट द 11th आवर। 11th आवर, अगर 12 घंटे का अगर हम हिसाब लगाए तो 11th, यानी कि जो आखिरी घंटा होता है उसकी बात हो रही है। सो द मोमेंट व्हेन इट इज ऑलमोस्ट टू लेट टू डू समथिंग, जब किसी काम को करने में बहुत लेट हो जाती है तो उसको कहा जाता है एट द 11th आवर। यू शुड नॉट स्टार्ट योर वर्क एट द 11th आवर, आपको अपना काम 11th आवर में स्टार्ट नहीं करना चाहिए। यू कैन नॉट कंप्लीट इट ऑन टाइम, आप इसको समय पर नहीं कर सकते। इफ यू विल ट्राई एट 11th आवर, अगर आप 11वें घंटे में ट्राई करोगे, यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि आप अंत में ट्राई करोगे तो काम पूरा नहीं हो सकता। लीव नो स्टोन अनटर्न, जब आप अपनी तरफ से कोई भी प्रयास नहीं छोड़ते, यानी कि हर प्रयास करके देख लेते हो तो उसको कहा जाता है लीव नो स्टोन अनटर्न। इसको मतलब होता है ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन सो एज टू फाइंड और अचीव समथिंग। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप जब प्रयास करते हो और कोई भी
प्रयास नहीं छोड़ते तो उसको कहा जाता है लीव नो स्टोन अनटर्न। इफ आई ज्वाइन दिस जॉब आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न। मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, मैं हर प्रयास करूंगा अगर मैं इस जॉब को ज्वाइन कर लेता हूं। अक्सर ऐसा कहा जाता है। मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि मिलाने से मतलब है दोनों सिरों को मिला देना, तो मतलब है लिव विद वंस इनकम, यानी कि अगर लिव विद इन वंस इनकम, या अपनी जितनी आपकी इनकम है उसी लिमिट में अगर आप सर्वाइव कर रहे हो तो उसको कहा जाता है लिव विद इन वंस इनकम। जितना आपका चादर है उतनी ही पांव पसारने वाली कंडीशन है मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं, ऐसा ना हो कि आप जरूरत से ज़्यादा खर्चा कर दो और आप दोनों सिरों को मिला भी ना पाओ। एंड आफ्टर दैट वी हैव एट 6 and 7, और कहा जाता है इसको इन कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर। कोई भी चीज़ ऑर्डर में नहीं रखी हो या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो उसको कहा जाता है एट 6 and 7। राइट नाउ आई एम एट 6 and 7, यानी कि अभी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ, तो उसके लिए आप इसको कह सकते हो और यूज़ कर सकते हो। टू हिट द नेल ऑन द हेड, जब आप सही जगह पर चोट करते हैं, सही जगह पर उसका इंपैक्ट पड़ता है तो उसको कहा जाता है, यानी कि कहने का मतलब है टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, यानी कि आप अच्छे से वही चीज आप बता रहे हो जो प्रॉब्लम आपको है, तो उसको कहा जाता है टू हिट ए नेल ऑन द हेड। नाउ आफ्टर दैट वी हैव सम एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज है इसके बाद में, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। आई टू आई, जब आई टू आई हम कहते हैं कि जब हम बातों बातों में इशारों में हमारी किसी चीज के लिए सलाह मशवरा हो जाता है या हाँ हो जाती है, तो उसको कहते हैं आई टू आई। टू फाइनली सॉल्व रीजन टू क्वेरल, यानी कि किसी भी लड़ाई का समाधान कर लेना। टू डिस्ट्रॉय समथिंग, आंखों से आंखों, आई टू आई का कोई लेना देना नहीं इनका। एग्रीइंग विद समवन, अगर किसी के साथ आप सहमत हो जाते हो तो उसको कहा जाता है एग्रीइंग विद समवन। और आई टू कट समवन पार्ट्स इन आइटम, तो इनमें से एग्रीइंग विद समवन आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि आप जब सहमत हो जाते हो तो उसको कहा जाता है आई टू आई। कहते हैं ना आंखों आंखों में इशारा हो गया, तो वो यही कंडीशन है जब आप हाँ कर देते हो मतलब किसी चीज में, तो इशारे हो जाते हैं, तो उसमें समझ जाते हैं कि मतलब क्या कहना चाह रहे हैं करके। टू हिट द राइट नेल ऑन द हेड, ये लास्ट वन अभी आपने किया था। जब आप सही चीज और सही समय पर कर लेते हो, सही कारण बता देते हो, तो उसको कहा जाता है। तो टू डू द राइट थिंग, अगर सही काम आप कर रहे हो, जो चीज आप करना चाहते हो वही कर रहे हो। टू अनाउंस वंस फिक्स्ड व्यूज, जो आपकी फिक्स व्यू हैं अगर आप उनको बताना चाह रहे हो तो उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। टू डिस्ट्रॉय रेपुटेशन, वंस रेपुटेशन, और टू टीच समवन लेसन, इनमें से ये दो तो नहीं है। हाँ, ए और सी में से हो सकता है टू डू राइट थिंग्स। तो यहाँ पर यही बताया टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम, वही चीज बताना जो आपको प्रॉब्लम है। टू अनाउंस वंस फिक्स व्यू, ये नहीं हो सकता क्योंकि फिक्स व्यू हमारे चेंज होते रहते हैं परिस्थिति के अनुसार। सो टू डू द राइट थिंग्स, यानी कि आप वही चीज बता पाओ जो आप बताना चाहते हो, यानी कि आपको हथौड़े के जो नेल्स के सर पे मारना है हथौड़ा, तो आप वही बताओगे कि आपने नेल के हेड पे ही वहां पर मारा है, हिट वहीं पर किया है। तो कहने का मतलब आप वही चीज बता रहे हो जो जरूरत थी। द लायन शेयर, लार्जर और द लार्जेस्ट पार्ट। टू टेक फॉर ग्रांटेड, हल्के में लेना और बड़े से बड़ा हिस्सा लेना। और टू राइज ऑब्जेक्शन, किसी चीज पर ऑब्जेक्शन उठाना। और टू डिस्कस, यानी कि ऑब्जेक्शन उठाने का मतलब होता है कि आप उसको कहते हो कि ये सही नहीं है। टू बी डिस्कस, अगर कोई डिस्कस करते हो। तो राइट ऑप्शन इज लार्जर और लार्जर पार्ट, इज द सेम थिंग वी डिस्कस्ड अर्लियर, यही चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस की थी। सो ये होगा आपका राइट ऑप्शन। एंड आफ्टर दैट वी हैव नंबर 4। नंबर 4 में आपके पास है लेट द कैट आउट ऑफ बैग्स। ये था कि सीक्रेट आपका रिवील करना है, यानी कि सीक्रेट को बाहर बताना, मतलब उसको ओपन कर देना सीक्रेट को, तो कहा जाता है। टू फाइंड आउट द वंस रूट, जड़ें ढूंढना या फिर बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन पर जाना। टू रिटर्न ऑन प्लेस ऑफ रेस्ट, यानी कि जब जहां पर रेस्ट करते हो वहां पर जाना। या फिर टू रिवील अ सीक्रेट, यानी कि सीक्रेट को बताना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वही है। आफ्टर दैट यू हैव some idioms and you have to convert them into sentences. I explained some sentences with examples. So now this time it's your duty to complete all these sentences to be in two minds. मतलब होता है जब आप के दो मन बन रहे होते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसको कहा जाता है। एट 6 और 7 भी यही होता है, कंफ्यूजन आपके पास जब होती है तो उसको कहा जाता है टू बी इन टू माइंड। तो आपको सेंटेंस खुद बनाना है। मैं कुछ सेंटेंस आपको एग्जांपल्स में बता दिए वीडियो के अंदर। नाउ नेक्स्ट वन इज वन इन ब्लू मैन, वंस इन ब्लू मैन, यानी कि चुका था ईद का चांद, यानी कि जो कभी कभार नजर आता है उसको कहा जाता है वंस इन अ ब्लू मैन। आई सॉ हिम और यू कैन सी दिस पर्सन वंस इन अ ब्लू मैन। आप इस व्यक्ति को सिर्फ एक ही बार देख सकते हो, मतलब लंबे समय बाद आपको ये दिखाई देगा। बाय हुक एंड क्रूक, ही गॉट दिस टेंडर बाय हुक एंड क्रूक। इसको जो टेंडर मिला है बाय हुक एंड क्रूक, यानी कि जो सामदाम दंड भेद के तरीके से इसको मिला हुआ है।
एट द 11th आवर, और लास्ट टाइम जिसको कहा जाता है वो कहा जाता है 11th आवर. यू शुड नॉट स्टार्ट योर वर्क एट द 11th आवर, अनदर यू कुड नॉट कंप्लीट योर वर्क. अगर आप 11th आवर यानी कि लास्ट में स्टार्ट करोगे तो कभी आपका काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा. और बेड ऑफ रोजेस यानी कि जो आसान काम होता है उसके लिए कहा जाता है. नॉट अ बेड ऑफ रोजेस मतलब जो आसान काम नहीं होता है. इट्स अ बेड ऑफ रोजेस फॉर मी टू लर्न 100 वर्ड मीनिंग इन अ डे. सो ये हो गया बेड ऑफ रोजेस. मेरे लिए तो बहुत आसान काम है कि मैं 100 को कर सकता हूँ, तो वो हो गया बेड ऑफ रोजेस. अगर नहीं है, ईजी नहीं है, तो नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर मी टू लर्न 100 words in a day. So that's the end of your chapter number 20. I hope you will learn all these idioms and you'll get all these idioms in your examination.